Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study chemical bond. Now start the lecture and understand what is chemical bond. See, the force by which different atoms join together to form molecule, that force is known as chemical bond और क्या हो जाएगा, bond हो जाएगा. And this process is known as chemical bonding, right? तो केमिकल बॉन्ड एक फोर्स होता है. क्या होता है? फोर्स होता है जो कि डिफरेंट एटम्स को ज्वाइन करके रखता है. तो सिंपली अगर हमको डेफिनेशन लिखनी हो तो हम लिख सकते हैं, राइट? द फोर्स बाय विच डिफरेंट एटम्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल, दैट फोर्स इज नोन एज केमिकल बॉन्ड और बॉन्ड. और ये जो प्रक्रिया है केमिकल बॉन्डिंग की, इसके रीजन क्या है उसको समझते हैं, राइट? सो देयर आर टू रीजंस फॉर द केमिकल बॉन्डिंग. फर्स्ट इज, राइट, जिसको हम किससे समझते हैं? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी से समझते हैं, राइट? सो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी और अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, देखिए कोई भी एटम होता है, देखिए किसी भी एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं एटम पर, और एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड होती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर. और प्रत्येक एटम की जो है टेंडेंसी होती है टू गेट द सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टू दोज ऑफ नियरेस्ट इनर्ट गैस और नोबल गैसेस. देयरफॉर atom has tendency to get the stable electronic configuration similar to those of nearest और inert gases. इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? गिव अप करता है, राइट? या क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, या फिर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? शेयरिंग होती है. क्लियर, राइट? तो पहला तो यही हो जाएगा, टू गेट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केमिकल बॉन्डिंग होती है. दूसरा रीजन क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन एनर्जी, जिसको हमने पिछले लेक्चर में समझा था, राइट? देखिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री एटम, राइट, द एनर्जी ऑफ फ्री एटम इज वेरी हाई, राइट? तो फ्री एटम की जो एनर्जी है वो बहुत ही क्या होती है? हाई होती है. परंतु जब केमिकल बॉन्डिंग होती है देन एनर्जी इज रिलीज्ड, राइट? और जब एनर्जी रिलीज होती है उसी की वजह से जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है? स्टेबल होता है, राइट? तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो फ्री एटम है उसकी एनर्जी हाई होती है, और जब केमिकल बॉन्डिंग होती है तो उसमें एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है. और एनर्जी के रिलीज होने से, राइट, एक तो जब बॉन्डिंग होगी तो मॉलिक्यूल बनेगा और एनर्जी निकलेगी, तो एनर्जी रिलीज हो जाती है. यही कारण है कि फ्री एटम के कंपैरिजन में जो मॉलिक्यूल है वो क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल होता है. तो ये दोनों ही रीजन होते हैं टू गेट द स्टेबिलिटी. हम कह सकते हैं कि जब केमिकल बॉन्डिंग होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है वह है एटम की अपेक्षा क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल होता है. रीजन नंबर फर्स्ट. और दूसरा, टू गेट द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टू दोज ऑफ नियरेस्ट इनर्ट गैसेस. उसी की वजह से केमिकल कॉम्बिनेशन होता है या फिर केमिकल क्या होती है? बॉन्डिंग होती है, राइट? अब केमिकल बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, राइट? सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड जो केमिकल बॉन्ड है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं. द फर्स्ट इज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, सेकेंड हो जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड, एंड थर्ड क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा, राइट? यहां से जो है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो है मेंस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं. फॉर एन एग्जांपल, डिफाइन आयोनिक बॉन्ड, डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड, राइट? तो 3 मार्कर में जो है डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं, राइट? या फिर पूछा जा सकता है कि जैसे दे सकते हैं, जैसे उन्होंने दे दिया NaCl या N2, राइट? या फिर H2 या फिर पोटेशियम आयोडाइड. अब वो आपसे बोल सकते हैं, राइट, कि सेलेक्ट द एलिमेंट्स
विच इज हैविंग द आयोनिक बॉन्ड। तो इसीलिए बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, डेफिनेशंस पढ़ना है, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, राइट, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, राइट, दिस में बी आस्क्ड एज अ 5 मार्कर क्वेश्चन। या फिर जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ionic bond and covalent bond. Therefore we need to prepare this topic in depth. So we have studied electrovalent bond or ionic bond in the previous lecture, but I would like to tell you in short. The first is electrovalent bond. See, electrovalent bond is formed when electron is transferred, right, from one element to another element, right, just element first, right, Na, then Cl, एलिमेंट नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, और यहां से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ये आपको याद रखना है, राइट। सो electrovalent bond is formed when electron is transferred from one element to another element, then electrovalent bond is formed. अब इसको आयनिक बॉन्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, राइट। सो द एलिमेंट, राइट, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गिव अप करता है उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, राइट। सो दिस एलिमेंट इज फॉर्मिंग कैशन एंड दिस इज फॉर्मिंग एनायन, राइट। और चूंकि ये दोनों ही आयन होते हैं, इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या होते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, और इस तरीके से एक कंपाउंड बनता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब ये चूंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ज्वाइन हुए हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। क्लियर। सो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड बाय वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट, और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो उससे कैशन और एनायन का फॉर्म होता है, राइट। इसी वजह से इसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और चूंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसकी वजह से ये फाइब्रस, राइट, फाइब्रस सॉलिड के रूप में होते हैं, डेंसिटी हाई होती है, राइट। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो बहुत ही हाई होता है। जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, बट व्हेन द आयनिक कंपाउंड आर, जब आयनिक कंपाउंड को पोलर सॉल्वेंट में, किसमें, पोलर सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या हो जाएगा, वाटर, राइट। तो जब आयनिक कंपाउंड को पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में घोला जाता है तो ये आयन में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। देयरफॉर आयनिक कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इन लिक्विड स्टेट। तो ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये लिक्विड स्टेट में जो है इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, राइट। तो यहां पर आप ध्यान रखें, right, electrovalent bond is formed when there is a transfer of electron. Now we will see covalent bond. See, the bonds which are formed as a result of sharing of electrons between the atoms of similar or dissimilar elements are called as covalent. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग होती है। This is the most important, right? So the bond, right, the bond which are formed as a result of sharing of electrons between atoms of similar element or dissimilar element is known as covalent bond, right। और जिन कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनको ही क्या कहते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं वो अपने ऑक्टेट को इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के माध्यम से क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, राइट। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, राइट। द फर्स्ट इज
सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। तो व्हेन अगर हम ये कहें कि यहां पर जब इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो, सिंगल हो, राइट, इलेक्ट्रॉन पेयर सिंगल हो, या हम ये कहें कि जब सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है तो उसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, राइट। जब दो इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, दो इलेक्ट्रॉन पेयर, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा, तो जब दो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है तो वहां पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और जब तीन इलेक्ट्रॉन पेयर की क्या होती है, शेयरिंग होती है, तो वहां पर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो है फॉर्म होता है। अब हम एक एक करके समझते हैं। पहला कौन सा हो जाएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, right? So a single covalent bond is formed when single electron of both the atoms take part in formation of the covalent bond, right? Or we can say that one electron, right? So a single covalent bond is formed when single electron of both the atoms take part in the covalent bond, right? Or we can say that, right, when both the atoms share one of their electron with each other। अगर देखिए जब दोनों ही एटम्स अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को ही शेयर करेंगे, अर्थात यहां पर केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर की क्या होती है, शेयरिंग होती है, तो उसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। Very easy, right? So a single covalent bond is formed when single electron of both the atoms take part in the formation of covalent bond, or in other words we can say that when both the atoms share one of their electrons with each other, then this bond or single covalent bond is formed, right? तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है। दूसरी चीज, इसको सिंगल लाइन के माध्यम से जो है दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए यहां पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, राइट। हाइड्रोजन का जो है 1s1, भाई इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, इसको अपना जो है ऑर्बिट पूरा करने के लिए, आउटर मोस्ट सेल को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसीलिए ये जो हाइड्रोजन है इसका एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये दूसरा हाइड्रोजन जिसका एक हाइड्रोजन हो जाएगा, ये दोनों ही क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म की क्या है, राइट, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसकी शेयरिंग हो रही है, इसी वजह से इसको क्या कहेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, राइट। इसको सिंगल लाइन अर्थात इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं, और एज अ रिजल्ट इसको H2 भी हमें जो है लिख सकते हैं। तो हाइड्रोजन में जो है कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ H2, इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, राइट, और इसको इस तरीके से जो है लिखते हैं, राइट। और दूसरा एग्जांपल हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ OF2। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड, right? So a double covalent bond is formed when double electron of both the atoms take part in the covalent bond, or in other words we can say that when both the atoms share two of their electrons with each other, right? So when both the atoms share two of their electrons with each other, then double covalent bond is formed। या हम ये कहें कि जब टू इलेक्ट्रॉन पेयर, राइट, यहां पर आपको देखें तो यहां पर कितने पेयर दिख रहे हैं आपको, दो। तो व्हेन टू इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड, राइट, व्हेन टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर शेयर्ड, तो वहां पर जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, राइट। इसको दो लाइंस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा। अब O2 का जो है 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, क्लियर। तो इसको अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ऑक्सीजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन,
दूसरे ऑक्सीजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन, जब इन दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म की, राइट, यहां पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, राइट, ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये पेयर हो जाएगा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है तो वहां पर जो है डबल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और इसको हम जो है डबल लाइन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ O2 इज द एग्जांपल ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, see a triple covalent bond is formed when a triple covalent bond is formed when triple electron of both the atoms take part in the formation of covalent bond, or in other words we can say that when both the atoms share 3 of their electrons with each other, तो वहां पर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो है फॉर्म होता है। या हम ये कहें कि जब 3 इलेक्ट्रॉन युग्म, राइट, जैसे ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा, जैसे मैंने कहा कि ये एलिमेंट है जिसके, और ये एक एलिमेंट है, तो इसका एक ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, ये तीसरा, जब इनकी क्या होती है, आपस में शेयरिंग होती है, तो वहां पर जो बॉन्ड बनता है वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इसको हम इस तरीके से भी 3 लाइन के द्वारा जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? जैसे फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। अब आपको पता है नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7, तो 1s2, फिर 2s2, फिर 2p कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब नाइट्रोजन की जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 3 5। इसका मतलब इसको 3 जो है इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये नाइट्रोजन के ये 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये दूसरा नाइट्रोजन है जिसके ये 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसकी पेयरिंग 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की क्या होगी, शेयर होगी, तो वहां पर इस तरीके से क्या बनेगा, मैंने ये जो लाइंस हैं ये आपको समझाने के लिए जो है यहाँ पर ड्रॉ की हैं, आपको एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना। एग्जाम में अगर आप डायग्राम बनाएं तो इस तरीके का ही बनाएं, और इसको आप डॉट डॉट से जो है इस तरीके से दर्शा दें, राइट। तो इस तरीके से जो नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होता है वो एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का हो जाएगा। क्लियर? अब हम यहाँ पर जो है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड को पढ़ते हैं। तो देखिए, द कंपाउंड इन विच कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट, उनको ही क्या कहा जाता है, कोवेलेंट कंपाउंड कहा जाता है। और कोवेलेंट कंपाउंड की पहली विशेषता क्या हुई, इनके बीच में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वर्क करता है, राइट। तो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्ट बिटवीन कोवेलेंट कंपाउंड, राइट। और चूंकि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है ये कैसा होता है, वीक होता है, राइट। सो बिकॉज ऑफ द वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनका शेप फिक्स नहीं होता है, देयरफॉर कोवेलेंट कंपाउंड आर फाउंड इन गैस स्टेट और लिक्विड स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर। बट इसका भी एक एक्सेप्शन है, और वो कौन सा हो जाएगा, यूरिया और शुगर हो जाएगा, राइट। सो यूरिया एंड शुगर बोथ आर द कोवेलेंट कंपाउंड्स, बट ये जो है सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। क्योंकि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्ट बिटवीन कोवेलेंट कंपाउंड, और चूंकि ये वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इसीलिए इसको ब्रेक करने के लिए वेरी लिटिल थर्मल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड आर लो एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड। क्लियर? फिर ये जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं डू नॉट आयोनाइज, अर्थात इनको अगर हम जो है पोलर सॉल्वेंट में अगर हम इनको घोलें तो ये आयंस में ब्रेक नहीं होते हैं, इसीलिए दीज आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इवन इन मोल्टन स्टेट, राइट। अभी मैंने आपको बताया था कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो, राइट, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट
जैसे वाटर में जब इनको घोला जाता है तो वो आयन में टूट जाते हैं, और इस वजह से जो लिक्विड स्टेट होती है, लिक्विड स्टेट में जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, परंतु जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो आयोनाइज नहीं होते हैं, इसीलिए लिक्विड स्टेट में भी ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर, राइट, उसमें क्या होते हैं, इनसॉल्यूबल होते हैं, तो दीज आर इनसॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। बट ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं, जैसे बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में ये सॉल्यूबल होते हैं, राइट। फिर अगर हम देखें तो इसका एक एक्सेप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, जो कि सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, और दूसरा जो कि सॉल्यूबल है किसमें, वाटर में। फिर ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ये कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। क्लियर। चलिए अब हमारा तीसरा बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें अगर आप गौर करें तो यहाँ पर क्या लिखा, कोवेलेंट, और कोवेलेंट बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग जरूर होगी। तो यहाँ पर एक तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, शेयरिंग होती है। दूसरी चीज इसमें जो है इलेक्ट्रॉन पेयर का ट्रांसफर भी होता है। तो एक तरीके से अभी तक जो दो हमने यहाँ पर जो पढ़े थे, दो हमने जो अभी तक जो पढ़े हैं बॉन्ड, भाई इलेक्ट्रोवेलेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, कोवेलेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसकी शेयरिंग है, तो वहां पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है तो वहां पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और तीन इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है तो वहां पर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट में क्या होगा, शेयरिंग भी होगी, साथ ही साथ में इसका क्या होगा, ट्रांसफर भी होगा, राइट। तो वेरी इजी, when the shared electron pair between atoms is obtained only one atom, then such a bond is called coordinate covalent bond। तो जो shared electron pair होता है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, राइट, जैसे अगर हम देखें यहाँ पर नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हुआ है ये दोनों के लिए ही है, लेकिन यदि इसका ट्रांसफर हो जाए तो वहां पर क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, राइट। तो वेरी इजी, राइट, व्हेन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, राइट, when the shared electron pair between atoms is obtained by only one atom, then such bond is called coordinate covalent bond। और जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है ये एक डायरेक्शनल बॉन्ड होता है जिसको एरो के माध्यम से दर्शाया जाता है, राइट। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इसको एरो के माध्यम से दर्शाया जाता है, और ये जो एरो की टेल होती है, राइट, ये जो टेल है, पूंछ, वो किस ओर होती है, डोनर की ओर होती है, और जो हेड होता है, राइट, वो एक्सेप्टर की तरफ होता है। फॉर एन एग्जाम्पल ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा, तो ए डोनर है और रिसीवर क्या है, बी। तो इस तरीके से ए और बी, तो हम किसके इस तरीके से दर्शाएंगे, तो ये जो जहाँ पर टेल होगी वो क्या होगा, डोनर होगा, जहाँ पर हेड होगा एरो का वो क्या होगा, एक्सेप्टर होगा, राइट। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ये लोअर केस में आएगा NH3 प्लस का HCl, तो अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड से मिलकर क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा, और अमोनियम क्लोराइड जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड का ही क्या है, एक एग्जाम्पल है। कैसे, सबसे पहले यहाँ पर जो है अमोनियम आयन बनता है, और यहाँ से क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयन बनेगा, राइट। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच में जो है इलेक्ट्रॉन की क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर की क्या होगी, शेयरिंग होगा, और उसका क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर NH4 प्लस में जो है कोवेलेंट बॉन्ड होता है, राइट। तो इन द अबोव रिएक्शन जो अमोनियम आयन है और Cl नेगेटिव आयन है, ये दोनों ही क्या होते हैं, इनका फॉर्मेशन होता है, राइट। तो जो नाइट्रोजन एटम ऑफ द अमोनियम शेयर्स द इलेक्ट्रॉन पेयर विद द H प्लस,
राइट। तो यहां पर जो अमोनियम आयन होता है, ये अमोनियम आयन और ये H+ आयन, राइट, ये जो है पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म को, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, शेयर करते हैं और फिर उसका ट्रांसफर जो है, फिर उसका जो ट्रांसफर है वो अमोनियम आयन में हो जाएगा। तो इस तरीके से जो NH4+ है वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का ही क्या है, एग्जाम्पल। क्लियर। अब हम यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज है वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड की जो है प्रॉपर्टीज के बारे में हम यहाँ पर समझते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर आप एक लाइन में समझना चाहें तो द प्रॉपर्टीज ऑफ, राइट, द प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड आर बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट, राइट, कोवैलेंट, और हम जिसको क्या कह सकते हैं कि आयोनिक, जो आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड, राइट, जो कोवैलेंट कंपाउंड है और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है उनके बीच में होती हैं, राइट। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट, द प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट, द प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड आर बिटवीन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड एंड क्या हो जाएगा, कोवैलेंट कंपाउंड हो जाएगा, राइट। अब अगर हम देखें तो ये जो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं ये वाटर में क्या होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते हैं, देयरफॉर नो आयंस आर इन देयर सॉल्यूशन। तो ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं इसलिए आयंस ही नहीं बनते हैं, देयरफॉर दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आयनिक कंपाउंड एवं जो कोवैलेंट कंपाउंड हैं उनके बीच में ही क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। तो एक तरीके से अगर हम ये कहें तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट हैं और जो मेल्टिंग पॉइंट हैं वो लोअर देन होते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड से और हायर देन होते हैं कोवैलेंट कंपाउंड से। साथ ही साथ दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं जैसे बेंजीन, उसमें ये सॉल्युबल होते हैं परंतु वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होते हैं। साथ ही साथ ये आयनिक भी नहीं होते हैं इसलिए वेट कंडक्टर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, राइट। ये भी क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। साथ ही साथ ये आइसोमरिज्म को भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं। हो सकता है एग्जाम में 5 मार्कर में ये क्वेश्चन पूछा जाए, राइट, कि राइट डाउन द एग्जाम्पल्स ऑफ द एलिमेंट्स विच आर हैविंग इलेक्ट्रोकोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स को देखेंगे जिनमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड तीनों ही क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, राइट। तो यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, राइट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट डाउन द एग्जाम्पल्स ऑफ द एलिमेंट्स विच आर हैविंग इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। तो ऐसा एग्जाम्पल पहला तो कौन सा हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ द अमोनियम क्लोराइड, तो जो अमोनियम क्लोराइड होता है, अमोनियम क्लोराइड में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी होता है, कोवैलेंट बॉन्ड भी होता है और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड भी होता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो अमोनिया होता है सबसे शुरू में क्या होगा, यहाँ पर अमोनियम आयन बनेगा, NH3+ बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन को जब क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को पेयर करेगा, राइट, और यहां पर क्या बनेगा, H+ आयन और Cl नेगेटिव आयन, राइट। तो इस प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होता है, देखिए इस प्रक्रिया में यहां पर NH4+ का आयन और Cl नेगेटिव आयन क्या होता है, बनता है, राइट। अब कैसे बनता है वो समझना। यहां से जो Cl+ आयन है ये तो बन चुका है, क्लियर। तो अमोनिया की जब हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया होती है तो अमोनियम आयन बनता है, NH4+ आयन बनता है और इसी NH4+ आयन में ही क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कैसे, यहां पर हो जाएगा अमोनिया आयन हो जाएगा NH3+ आयन। तो जो अमोनिया होता है, राइट, द नाइट्रोजन एटम ऑफ अमोनिया शेयर्स द इलेक्ट्रॉन पेयर विद द हाइड्रोजन प्लस आयन टू फॉर्म द अमोनियम आयन, राइट। तो एक तरीके से अमोनिया का जो हाइड्रोजन आयन है, तो अमोनिया का हाइड्रोजन आयन इस हाइड्रोजन आयन के साथ में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को
पेयर करता है और जिसकी वजह से क्या बनता है, अमोनियम आयन बनता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो NH4 जिसको हम क्या कहेंगे, अमोनियम आयन कहेंगे, इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्लियर। दूसरी चीज जो NH4 या अमोनियम आयन है, इसमें 3 जो हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन आर अटैच्ड टू द नाइट्रोजन बाय कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें जो 3 बॉन्ड हैं, जो 3 H हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ जो एक H+ आयन है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। राइट। तो इस तरीके से अमोनियम जो आयन है, इसमें 3 H जो जुड़े हैं कोवेलेंट बॉन्ड से, और एक H जो जुड़ा है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से NH4+ आयन में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी है और कोवेलेंट बॉन्ड भी है। राइट। फिर अगर आप देखें तो जो NH4+ आयन है और जो Cl आयन है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। अर्थात इन दोनों के बीच में राइट क्या है, इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड जो है वो उपस्थित होता है। इस तरीके से NH4Cl अर्थात अमोनियम क्लोराइड में इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड दोनों ही होते हैं। इसका दूसरा उदाहरण क्या हो जाएगा, अमोनियम ब्रोमाइड। तो ध्यान रखना ये जो 2 उदाहरण है 3 मार्कर के लिए, राइट, अमोनियम ब्रोमाइड और अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम ब्रोमाइड ऐसे 2 जो है कंपाउंड हैं जिनमें इलेक्ट्रोकोवेलेंट, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट तीनों बॉन्ड जो है प्रेजेंट होते हैं। फिर अगर हम उसके बाद में और एग्जांपल्स देखें तो कंपाउंड्स दैट हैव बोथ कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, तो जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, उसका एक एग्जांपल क्या हो जाएगा, ओजोन, राइट, देन कार्बन मोनोऑक्साइड, देन क्या हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा। फिर कंपाउंड इन विच बोथ आयोनिक, राइट, या इलेक्ट्रोवेलेंट और कोवेलेंट, तो आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड दोनों ही जिसमें मौजूद होते हैं वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, राइट, सोडियम साइनाइड हो जाएगा, और कैल्शियम क्या हो जाएगा, कार्बोनेट हो जाएगा। क्लियर। अब हम यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में भी पढ़ेंगे, यहाँ से भी जो है एग्जाम पूछा जाता है, राइट, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। तो देखिए द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ हाइड्रोजन एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, राइट। तो द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैन बी ऑफ सेम मॉलिक्यूल और क्या हो जाएगा, अनदर मॉलिक्यूल का हो जाएगा, तो उसको ही क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। कुल मिलाकर हाइड्रोजन, समझिए, हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो उसको ही क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। क्लियर, राइट। अगेन आप उसकी डेफिनेशन याद रखें, द बॉन्ड, right, the bond formed due to the force of attraction between hydrogen atom of molecule and electronegative atom, for an example एटम जो हो वो फ्लोरीन का हो, ऑक्सीजन का हो, नाइट्रोजन का हो, और ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये एक ही मॉलिक्यूल का हो सकता है या अनदर मॉलिक्यूल का हो सकता है, तो उस बॉन्ड को क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा, H2O, HF, NH3 हो जाएगा, H2O2 हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ पर C2H5OH हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, DNA हो जाएगा, RNA, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, राइट। एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा क्या हो जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा क्या हो जाएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर किसके बारे में, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। तो देखिए, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 और मोर मॉलिक्यूल्स, राइट, इट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर, राइट। तो यहाँ पर जब 2 अलग अलग क्या हो, मॉलिक्यूल्स हो, अलग अलग हो, राइट। तो व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड, सी, when hydrogen bond is formed between 2 or more molecules,
तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स के बीच में फॉर्म होता है तो उसको क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जैसे H2O, HF, NH3, H2O2, C2H5OH। दूसरा प्रकार हो जाएगा व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल। ये आप याद रखें, जब हाइड्रोजन बॉन्ड दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल के बीच में बनता है तो उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। और जब एक ही एटम, राइट, एटम्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच में बने, क्लियर, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूल इट इज कॉल्ड एज इंट्रामॉलिक्यूलर। तो जब एक ही मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच में बने तो वो क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, जो कि किस में होता है, प्रोटीन में, डीएनए में और आरएनए। वेरी इजी, राइट। आप तो ये याद रखिए, जो प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए है, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और बाकी के सभी में क्या होता है, यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो ये जो जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इनमें जो है इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड जो है अवेलेबल होता है। अब जो है इफेक्ट या प्रॉपर्टी ऑफ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड की भी हम समझते हैं, राइट। तो इफेक्ट या प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती है वो समझते हैं। देखिए HF एवं H2O, राइट, वाटर। तो HF एंड H2 आर लिक्विड ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, राइट। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, राइट, उनकी वजह से, राइट, जो एक तरीके से आप समझे यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर जो बॉन्ड है, तो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड की वजह से ही HCl और H2S ये क्या होती है, गैसेस होती है। ध्यान से समझें आप, राइट। HF और H2O ये दोनों क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, और HCl और H2S क्या होती है, गैसेस होती हैं। किसकी वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड की वजह से। वहीं दूसरा इफेक्ट क्या हो जाएगा, द ग्रेटर नंबर ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड द हायर ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। तो जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर जो है हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, राइट, जितने ज्यादा हाइड्रोजन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या होगी उसकी विस्कोसिटी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तीसरा, कंपाउंड दैट कंटेन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, राइट, हैव हाई बॉइलिंग एंड क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तीनों इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में हमने पढ़े हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से HCl, H2S गैसेस होती हैं और H2 और HF क्या होते हैं, लिक्विड रूप्स में पाए जाते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स की संख्या जितनी ज़्यादा होगी विस्कोसिटी उतनी ही बढ़ेगी। साथ ही साथ इसी बॉन्ड की वजह से हाई बॉइलिंग एंड हाई क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, right. So in this way we have studied the valency and chemical bond, right. These two topics have been covered by us in these two lectures. In next lecture we will meet with new topic. Till then, thank you.